हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कृति सहाय और हमने लूसेंट सीरीज़ शुरू किया है जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, बायोलॉजी स्टार्ट अभी किया है। आज हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में। केमिस्ट्री जो वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि मैटर की कंपोजिशन के बारे में डील करता है और साथ ही साथ किसी ऑब्जेक्ट की फिज़िकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को भी बताता है। अगर हम बात करें कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो लैवोसियर इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट है। यहाँ पे सब्सटेंस और उसके नेचर्स के बारे में जानते हैं कि कोई भी जो कि ऑक्यूपाई करता है स्पेस या उसके पास मास है या हमारे किसी भी सेंस से वो फील हो सके, उसे हम मैटर कहते हैं। शुरुआत में जो इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था 5 बेसिक एलिमेंट के, जिसको कहते हैं पंच तत्व। वो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर है। उनके हिसाब से कुछ भी, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है। हमारे जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर हैं वो भी सेम ही इसी बात को वो अराइव किए थे, सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को। हमारे जो एक भारतीय जो ऋषि है महर्षि कनाड, उन्होंने बोला कि वो पहले थे जो उन्होंने बताया कि जो सारा फॉर्म है मैटर का वो एक छोटा छोटा टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है जिसको कहते हैं अणु, और जो अणु है वो भी एक छोटा पार्टिकल से बना है जिसे कहते हैं परमाणु। तो जो अणु परमाणु है ये दिया है इन्होंने। उसके बाद ग्रीक थिंकर जो है डेमोक्रिटस आए, उन्होंने बोला कि ये जो टाइनी पार्टिकल जो ये परमाणु है, इन्होंने इसका नाम दिया एटम, जिसका मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है एटम, जिसका मतलब होता है अनकट, मतलब उसको हम काट नहीं सकते, वो सबसे छोटा है। ठीक है, तो जो मैटर है वो कंपोज होता है बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से, जिसको हम एटम कहते हैं। यहाँ पे हम मैटर को क्लासीफाई किया है फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ बताया, फिजिकल में बताया गया कि जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस है। केमिकल में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर है। प्योर में भी हमारा 2 है एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में हमारे 3 है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड मेटलॉइड। और कंपाउंड जो है वो 2 है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, सॉलिड के बारे में। सॉलिड क्या होता है? बेसिकली सॉलिड जो है वो वैसा चीज़ होता है जो कि एक डिफिनिट शेप है और उसका डिफिनिट वॉल्यूम है। अगर हम चाहे कि इसको हम कंप्रेस करके इसको हम कंप्रेस कर सके प्रेशर लगा के, तो ऐसा नहीं हो सकता। सॉलिड जनरली हार्ड और रिजिड होता है। उसके बाद बात करें कि एग्जाम्पल का, तो जैसे सॉलिड में हो जाएगा मेटल्स, हो जाएगा वुड, हो जाएगा ब्रिक, हो जाएगा कॉपर। लिक्विड का बात करें तो हाँ, इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन अगर शेप बोले तो शेप नहीं होता, क्योंकि जिस ऐसे लिक्विड को जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर का शेप ले लेता है। अगर हम ग्लास में लिक्विड को रखे हैं तो उस ग्लास का ले लेगा, अगर हम पॉट में रखें तो पॉट का ले लेगा शेप। तो इसका शेप डिफरेंट नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहेगा। एग्जाम्पल में वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, अल्कोहल हो गया। थर्ड जो आता है वो गैसेस स्टेट होता है, जिसका ना कोई वॉल्यूम होता है ना कोई शेप होता है, और अगर हम इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस भी हो जाता है। और हाँ, अगर हम कोई कंटेनर बंद रहे तो उसका वो शेप ले सकता है। जैसे एग्जांपल है एयर का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, अमोनिया का और कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद हम आते हैं कि जैसे सॉलिड को जो है अगर हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, और फिर अगर हम लिक्विड को अगर हम ठंडा कर देंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। फिर वैसे ही मतलब सब कुछ कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपर बन जाएगा, और वेपर को कूल करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। रिवर्सिबल है। वाटर जो है वो 3 स्टेट में पाया जाता है। जैसे कि अगर वो सॉलिड है तो वो आइस होगा, अगर वो लिक्विड है तो वो वाटर के फेस में होगा, और अगर वो गैस है तो वो वेपर के फेस में होगा। यहाँ पे जो मैटर है उसका 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और जो 4th स्टेट है वो प्लाज्मा स्टेट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं 4th और 5th स्टेट के बारे में। तो 4th जो है वो प्लाज्मा स्टेट है, 5th जो है वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा स्टेट क्या होता है। तो प्लाज्मा स्टेट बेसिकली ये कंसिस्ट करता है सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, बहुत एनर्जेटिक और एक्साइटेड पार्टिकल। इसमें होता क्या है कि जब किसी हम ये जो पार्टिकल है वो आयोनाइज गैस होते हैं,
और जो प्लाज्मा अकर होता है जब हम क्या करते हैं, मैटर को हम हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर में हम किसी मैटर को हीट करते हैं, तो ये प्लाज्मा स्टेट अकर होता है। जो मैटर है प्लाज्मा स्टेट में वो एक फ्री और हाईली एनर्जेटिक और हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल का एक कलेक्शन है। जैसे अगर हम बात करें कि फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गया, नियॉन साइन बल्ब हो गया, या फिर ये सब जो है वो इनर्ट गैसेस कंटेन करते हैं, जैसे कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो पास करेगा इससे तो ये ग्लो करेंगे प्लाज्मा। तो समझ जाए आप, प्लाज्मा जो है उसमें बहुत ज़्यादा उसको टेम्परेचर देके हीट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि इसका जो वो उस जगह मतलब अपनी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग वो कलर करेगा। ये प्रेजेंस इसमें जो CFL जो ट्यूब बल्ब है उसमें प्लाज्मा का के कारण वो ये होता है, ग्लो करता है। अब इसका जस्ट अपोजिट है बोस आइंस्टाइन। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सुपर कूल करते हैं, उसमें हीट करें तो इसमें सुपर कूल। तो यहाँ कहा गया है कि 1920 पे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के आधार पे सत्येंद्रनाथ बोस ने जो फिफ्थ स्टेट के बारे में कॉन्सेप्ट के बारे में दिया, और बाद में अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसी को सक्सीड किया, इस स्टेट को बोस आइंस्टाइन स्टेट फॉर्म हुआ। कैसे, हम सुपर कूल कर रहे हैं गैस को, बहुत डेंसिटी बहुत कम है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे हम उसको सुपर कूल कर रहे हैं। जैसे अगर हम माने तो जो डेंसिटी है वो 100,000 है नॉर्मल एयर पे, और उसको सुपर लो टेम्परेचर पे कर रहा है। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहते हैं, और इस स्टेट को हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट कहते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि केमिकल, हमारा जो फिज़िकल क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हुआ, अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन की ओर आते हैं। यहाँ पे हमने बताया था कि 2 स्टेट होते हैं, प्योर और मिक्सचर। तो सबसे पहले हम प्योर के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे क्या है। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक सिंगल सब्सटेंस होते हैं या मैटर होते हैं जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं उसकी अदर काइंड ऑफ मैटर से। कोई भी फिज़िकल प्रोसेस है हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसका भी अगर प्योर सब्सटेंस का बात करें तो 2 पार्ट होता है, एलिमेंट और मेटल। एलिमेंट्स होता है, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड होता है। पहले हम एलिमेंट के बारे में जानते हैं। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट बेसिकली प्योर सब्सटेंस का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसको हम ना ही ना ही तोड़ सकते और ना ही हम बना सकते हैं किसी भी सिंपल सब्सटेंस से, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल मेथड, उसको एलिमेंट, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब। एलिमेंट्स का भी हमारा 3 पार्ट होता है, जैसे कि मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, जो कि हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं मेटल, वो सब है। मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो ये मर्करी जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में, और ये सॉलिड के साथ साथ हार्ड भी होते हैं मेटल जनरली। इसका लस्टर होता है, मतलब कि एक शाइनिंग दिखते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसको ईजिली नहीं मेल्ट कर सकते, काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है। अगर हम बात करें कि इसका कंडक्टिविटी कैसा है, तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्टर काफ़ी अच्छा गुड कंडक्टर है। और जो मेटल का जो कंडक्टिविटी है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसका कंडक्टिविटी जो है वो कम होते जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि उसका जो लैटिस पॉइंट है वो अपने पोजीशन से जो है वो वाइब्रेट होने लगता है, उसका जगह बदलने लगता है पॉजिटिव आयन का। एग्जाम्पल से बात करें तो आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट हम आते हैं नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल क्या होता है? तो नॉन मेटल जो वैसा एलिमेंट होता है जो कि बिल्कुल अपोजिट है मेटल से। जैसे कि ये सारे स्टेट में वो जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है, हार्ड होता है, लेकिन ये सारे में होता है। ये गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। इसमें कोई लस्टर नहीं होता है, कोई शाइनिंग नहीं होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन जैसे कि डायमंड तो हम जानते हैं, और सेकेंड आयोडीन जो इंपॉर्टेंट बनता है। और ये अगर बोले इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, तो ये काफ़ी पुअर कंडक्टर होता है, लेकिन एक्सेप्शन इसमें है ग्रेफाइट। और ये मेलिएबल नहीं होता है, मतलब कि अगर हम इसको बीट करेंगे तो एक थिन शीट में कवर नहीं होगा, थिन शीट नहीं बनेगा, और डक्टाइल मतलब एक थिन वायर नहीं बन पाएगा, जो कि मेटल करता है, ठीक है। इसके एग्जांपल का बात करें तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। मेटलॉइड का बात करते हैं। मेटलॉइड के पास वैसा प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटल नॉन मेटल का दोनों का प्रॉपर्टी मेटलॉइड के पास होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब होता है। अभी हम बस डेफिनेशन एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ आपको, आगे के चैप्टर में थोड़ा और क्लियर होगा इसमें।
अब हम एलिमेंट आ गए और सेकंड जो है प्योर सब्सटेंस का वो कंपाउंड है। कंपाउंड के बारे में जानते हैं। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जो कि कंपोज कैसे होता है, वो दो नहीं तो उससे ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट को कर रहे लेकिन एक फिक्स प्रपोर्शन हो रहा है। देखिए कंपाउंड और मिक्सचर में यही है, कंपाउंड एक फिक्स प्रपोर्शन में होता है लेकिन मिक्सचर जो है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज़ है कंपाउंड का वो काफ़ी डिफरेंट है एलिमेंट से। एग्जाम्पल का बात करें तो वाटर, शुगर, सॉल्ट, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, एथर एक्सेट्रा। कंपाउंड का भी दो टाइप होता है, जैसे ऑर्गेनिक हुआ और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का बात करें तो जो कंपाउंड हमें लिविंग सोर्सेज से प्राप्त होता है वो ऑर्गेनिक होता है। जैसे कि इसको हम अप्लाई अभी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में और इसका डेरिवेटिव्स में। एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ऑयल, फैट एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक का बात करें तो ये वैसा कंपाउंड जो कि हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से अवेलेबल, जैसे कि रॉक हो गया, मिनरल हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे कॉमन सॉल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब सेकेंड आते हैं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर जो है इसको क्या कहते हैं, इसको हम दो नहीं तो दो से अधिक सब्सटेंस में मिक्स तो करते हैं लेकिन जो इनडेफिनिट प्रोपोर्शन, कोई डिफिनिट नहीं होता, हम किसी भी कुछ भी डाल देते हैं तो ज़्यादा कम डाल देते हैं। इसका जो प्रॉपर्टी होता है कंपोनेंट का मिक्सचर में वो रिमेन अनचेंज रहता है। ऐसा नहीं कि चेंज होते हैं, जैसे कि हम मिल्क का, सी वाटर, पेट्रोल, पेंट, गैस, ये सब है। अगर हम मिक्सचर का टाइप का बात करें तो यहाँ पे दो टाइप होता है मिक्सचर का, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है कि हम जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है पूरे टाइम, एक ही कंपोजिशन पूरे टाइम रहेगा, और जो अगर हम बात करें सेपरेशन का जो बाउंड्री है वो पता नहीं चलता। दोनों को अगर हम मिक्स कर दिए हो, जैसे कि हम वाटर में नमक मिला दिए हो, तो हमें उसका नहीं पता चलेगा कि इसका बाउंड्री कहाँ मिला है, क्या, ये सब हमें नहीं दिख पाता है। यहाँ तक कि हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं पता कर पाते। वही यहाँ लिखा है अगर हम कॉमन सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, या शुगर को हम वाटर में, या आयोडीन को CCl4 में, या बेंजीन को टाउलिन, या मेथिल अल्कोहल को वाटर में। लेकिन वही उसका उल्टा हेट्रोजीनियस में यहाँ पे जब हम मिक्स करते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है उसका। और यहाँ तक कि हमें अपनी आंखों से भी वो सेपरेशन हमें साफ साफ दिखता है। एग्जाम्पल अगर बात करें तो अगर हम सल्फ़र और सैंड को मिक्स कर देंगे तो हेट्रोजीनियस में आएगा, अगर आयरन फिलिंग को सैंड में कर देंगे तो वो हेट्रोजीनियस में आएगा। यहाँ पे कुछ मिक्सर का सेपरेशन के बारे में लिखा है, कुछ मेथड्स है, चलिए वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सब्लिमेशन आता है। सब्लिमेशन क्या है, जब हम सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं बिना लिक्विड फेज में आए हुए, तो वो सब्लिमेशन कहलाता है। तो इसका एग्जांपल अगर बात करें तो नेफ्थलीन बॉल। नेफ्थलीन क्या होता है, सॉलिड होता है, जब हम उसको देखते हैं कपड़े में कहीं रख देते हैं, उसको यूज़ आता है तो वो अपने आप इवोपरेट होता है, वो वेपर में आ जाता है ना, वो लिक्विड में तो वो पानी नहीं बन जाता है। तो इसका एग्जांपल ये हो जाएगा। उसी तरह आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, ये सब है। और जो प्रोसेस है जो हम डायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं वेपर से सॉलिड में, तो सॉलिड था, वेपर से करेंगे तो होल फ्रोस्ट कहलाता है। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन के बारे में जानते हैं। फिल्ट्रेशन नॉर्मल जो हम जानते हैं कि हम टी लीव्स को टी से अलग कर रहे हैं, तो इसमें क्या कह रहा है, ये एक प्रोसेस जिसमें हम जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल है उसको लिक्विड से रिमूव करते हैं एक फ़िल्टर पेपर के ज़रिए। एग्जांपल है जैसे कि हम सॉलिड पार्टिकल जो इंजन ऑयल या कार इंजन, उससे हम सॉलिड पार्टिकल को हटा रहे हैं, या टी से हम टी लीव्स को हटा रहे हैं। दूसरा बात करें तो इवोपरेशन क्या होता है। इवोपरेशन का बात करें तो इसमें जो लिक्विड है वो वेपर बन रहा है रूम टेम्परेचर पे ही, इवोपरेशन कहलाता है। और जो इवोपरेशन है वो कूलिंग काउज करता है। अगर हम एग्जांपल का बात करें तो अगर वेल्स, लेक, ये सब में समर के टाइम क्या होता है, वाटर इवोपरेट हो जाते हैं। फिर बात करें जो सी वाटर में जो कॉमन सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं इवोपरेशन ऑफ वाटर के ज़रिए ही। अगर हम बात करें समर में जो हम घड़ा टाइप का अर्थन पॉट रखते हैं, वो क्या ठंडा पानी क्यों देता है, क्योंकि उसमें इवोपरेशन का मेथड होता है। उसके बाद हम क्रिस्टलाइजेशन का बात करें तो ये क्या होता है ना, इसमें हम बेसिकली जो हम इम्प्योर सॉलिड है या मिक्सचर है उसको हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, जो सॉलिड सब्सटेंस उसको हम सेपरेट करते हैं और प्यूरिफाई करते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो इम्प्योर सॉलिड और मिक्सचर उसको हम हीट करेंगे, एक सूटेबल सॉल्वेंट लेंगे, जैसे कि हम अल्कोहल ले लिए सॉलिड के साथ, या वाटर लिए, एसीटोन, कोलेट्रॉन, उस इम्प्योर सॉलिड या मिक्सचर के साथ हम उसको हीट किए
उसके बॉइलिंग टेम्परेचर पे, और जो हॉट सॉल्यूशन जो आएगा उसको हम फ़िल्टर कर देंगे। फिर जो क्लियर फ़िल्टर है वो धीरे धीरे वो ठंडा होते जाएगा रूम टेम्परेचर पे, और एक प्योर सॉलिड क्रिस्टलाइज जो है क्रिस्टल हमें उसको हम निकाल लेंगे। तो ये जो सेपरेशन हो रहा है फिल्ट्रेशन, और फिर हम ड्राई करते हैं, तो इसी को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और अगर हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को कर रहे हैं तो उसको हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे, जिसमें हम कंपोनेंट जो है मिक्सचर का वो हम क्रिस्टलाइज करते हैं एक डिफरेंट टाइम इंटरवल में। अब डिस्टिलेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, हम हीट कर रहे हैं, लिक्विड को वेपर कर दिए, फिर क्या कर रहे हैं, वेपर को हम लिक्विड कर दिए कंडेंस करके। तो इसमें दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, वेपराइजेशन प्लस कंडेंसेशन होता है। अगर हम बात करें, ये मेथड जो है वो सेपरेट करता है लिक्विड को जिसका डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, या वैसा लिक्विड जिसका नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है, या वैसा जो कि सॉल्यूशन या सस्पेंशन है। और इसका एक और जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा हम बात करें फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का, तो इसमें क्या होता है कि ये सिमिलर है डिस्टिलेशन प्रोसेस से, लेकिन इसमें ये है कि जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है उसको हम यूज़ करते हैं दो, नहीं तो उससे ज़्यादा वॉलेटाइल लिक्विड के लिए डिफरेंट। तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 30 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ठीक है। एग्जांपल में मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन, ये सब होगा। और देखिए यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना 38 है, यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या, ये जो नेम क्रोमेटोग्राफी, इसका मतलब ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्रोमो होता है, जिसका मतलब क्या होता है, कलर, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफी में कि किसी मिक्सचर में वो जो एब्जॉर्बेंट है वो किस रेट में एब्जॉर्ब कर रहा है इसको, यहाँ पे ये कहलाता है। अगर हम इसका टाइप्स का बात करें तो कॉलम ऑब्जर्शन क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड, देन आयन एक्सचेंज एंड गैस। अब सेडिमेंटेशन के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है। सेडिमेंटेशन ये जो मेथड है इसको हम यूज़ करते हैं जब एक कंपोनेंट लिक्विड हो और दूसरा इनसॉल्युबल सॉलिड हो। जैसे कि लिक्विड से वो हेवियर होना चाहिए, जैसे कि हम वाटर ले लिए और मड ले लिए, तो जो मडी वाटर है उसको हम अलाउ करेंगे हम जो मडी वाटर उसको क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देंगे, तो देखेंगे जो मडी वाटर है वो नीचे सेटल हो गया, और जो क्लियर वाटर है वो ये जो सेटल है वो सेडिमेंटेशन कहलाएगा। जो क्लियर वाटर टॉप पे है उसको हम दूसरे बीकर पे कर देंगे और ये हो जाएगा डिकेंटेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेट में चेंज होने का कुछ कॉन्सेप्ट दिया, जैसे कि हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो कोई एक कांस्टेंट टेम्परेचर में लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो रहा है, कुछ हीट एब्जॉर्ब करके नॉर्मल प्रेशर पे, तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे उस लिक्विड का। जैसे अगर हम बात करें आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, और वहीं अगर हम बात करें कि NaCl सोडियम क्लोराइड का 800 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हाँ, अगर जो मेल्टिंग पॉइंट है सब्सटेंस का वो जनरली फिक्स होता है, लेकिन अगर उसमें कुछ हम इम्प्योर डाल दें तो वो डिफ़र कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखे जैसे कि जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस और सॉलिड का, वहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइस और सॉल्ट का वो, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, -15 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वैसा कांस्टेंट टेम्परेचर पे जिस पे लिक्विड जो है वो वेपर पे चेंज हो रहा है कुछ एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट लिखा है जैसे कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, 98.3 डिग्री सेल्सियस, क्लोरोफॉर्म का 62 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन का 46। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या यहाँ पे हो रहा है कि अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो रहा है, और जो सॉल्युबिलिटी जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी है उसको और अगर हम लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ करते हैं
अगर सॉलिबिलिटी इम्प्योरिटी इंक्रीज़ होता है तो उसका ऑफकोर्स लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो वो वैसा कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड जो है वो सॉलिड में हो रहा है चेंज, जिसमें हम कुछ हीट एनर्जी उसे दे रहे हैं। ओके, तो वो हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि हम वाटर की बात करें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इवोपोरेशन बात करें तो लिक्विड जो है वो वेपर में बन रहा है रूम टेम्परेचर पे। तो इसे हम एवोपोरेशन कहेंगे। एवोपोरेशन जो है वो कूलिंग काउज करता है। एक्चुअली क्या होता है, एवोपोरेशन में जो मॉलिक्यूल है उसका काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हाई होता है, तो वो उसके सरफेस के लिक्विड के सरफेस पे आ जाता है। इस कारण जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है और सारे मॉलिक्यूल का वो डिक्रीज़ होने लगता है। तो इस कारण कूलिंग जो है वो एवोपोरेशन के टाइम होता है, क्योंकि जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो उस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ एवोपोरेशन पे अगर हम बोले कौन कौन फैक्टर डिपेंड करते हैं, तो उस लिक्विड का नेचर, उसका टेम्परेचर और सरफेस एरिया। उसके बाद बात करें वेपर प्रेशर क्या होता है, तो वो ये वैसा एक्चुअली प्रेशर होता है लिक्विड का जो कि वह इक्विलिब्रियम के टाइम में क्रिएट होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये हम जब भी क्रिएट होता है वेपर प्रेशर एक क्लोज कंटेनर में, अगर हम क्लोज कंटेनर को रख देंगे तो उस टाइम क्या होता है, वो इवोपोरेट तो हो जाता है लेकिन फिर वो वेपर प्रेशर क्रिएट करने लगता है, क्योंकि उसका नीचे वाला में भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो यहाँ अगर हम बात करें कि जो वेपर प्रेशर अगर हाई होगा किसी पार्टिकुलर लिक्विड का, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा मॉलिक्यूलर फोर्स का उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा। तो वेपर प्रेशर जो लिक्विड का है वो उस टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो ऑफकोर्स वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि उतना उसको प्रेशर होगा। कंडेंसेशन का बात करें तो कंडेंसेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें गैस जो है वो लिक्विड में होता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में, और अगर हम उसको ठंडा करेंगे तो वो गैस पार्टिकल जो वो अपना काइनेटिक एनर्जी खोने लगता है, और किसी पार्टिकल का जो मोशन है वो स्लो होने लगेगा और वो एक दूसरे से पास आने लगेगा एक दूसरे के, और फिर क्या हो जाएगा, वो कंडेंस होने लगेगा। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का ख़त्म हुआ, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक एनर्जी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको नहीं पसंद आया तो प्लीज़ मेरे कमेंट में बताइएगा ताकि मैं उसे ठीक कर पाऊँ। और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।